तो हम लोग बेटा कल कौन चैप्टर पढ़े थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आज खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आज, ठीक है। तो हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया एक बार उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, और फिर मैं अगले स्टार्ट करूंगा अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम लोगों ने देखा एक टॉपिक बचा है एपोमिक्सिस ऑफ कॉलोनी एम्ब्रियोनी ना, ये तो बचा है बकाया। तो मुझे लग रहा है सारे चैप्टर वो सारा का सारा हो चुका है, तो हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। और जो भी कल मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था वो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। मैंने कल बताया था आप लोगों को पोलर न्यूक्लियाई होता है, वहां से फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं उसको, और उससे बनता क्या है, एंडोस्पर्म। और अगर हम दूसरा देखें तो एग सेल होता है, एग सेल से क्या बनता है, जाइगोट। इसीलिए प्लांट में एक यूनिक फीचर होता है, इसे बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? और मैंने आपको ये बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लांट्स के पास होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे एंडोस्पर्म की बात करें तो सीड की हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था दो टाइप के सीड होते हैं, एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और कुछ होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है जिसके पास एंडोस्पर्म हो, और जनरली वो कौन से होते हैं, मोनोकॉट। कौन से होते हैं? और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डाइकॉट सीड बोलते हैं, जनरली डाइकॉट होते हैं। उसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है। हमने ये भी कल पढ़ लिया था, और दूसरा हमने डोरमेंसी के बारे में समझा था, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लास्ट टॉपिक बचा है इसका, वो हम लोग पढ़ते हैं। टॉयल चल रहा है ना? ये लोग सब क्या देखने गए? वो साथ में देखने गए क्या? क्यों बच्चों? हम लोग कभी लास्ट में चलते हैं बिल्कुल। हम लोगों ने बेटा कहां तक पढ़ लिया था बताओ? ये सब पढ़ लिया था ना, शायद यहां से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये लास्ट टॉपिक बचा है मुझे लग रहा है, कौन सा, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ये बताओ मुझे, मैंने एपोमिक्सिस का मतलब कल क्या बताया था? अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है, फ्रूट है नहीं, फ्रूट बन रहा है तो उसको क्या बोला था हमने, पार्थिनो कार्पिक। और अगर सीड बन रहा है तो क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग दोनों टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार, फिर कंप्लीट हो जाएगा। कहां यहां तक पढ़ लिया था क्या हमने? तो देखो कह रहा है सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, सबसे मेन होता है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ नेचर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू द ईयर एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सेशन। आपको बताया बेटा हम लोग सीड होता है, कहाँ गए थे घूमने, धूप लेने गए थे। और बच्चे कहाँ गए, अरे यार, और वो उधर कहाँ गए, वो लोग साथी से गए हैं? आप लोग खाली 2 मिनट के लिए जाया करो तो चले जाया करो, घूमने के नाम। अगले कह रहा है बेटा सीड होता है तभी हम लोग 1 साल तक फसल को रख लेते हैं ना, और हम उसको सीरियल्स यानी कि फूड के रूप में खाते भी हैं, जैसे गेहूं धान वगैरह होते हैं उसको। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि सीड है तब हम ऐसा कर सकते हैं। अगले कह रहा है बेटा कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड। आप लोग बताओ क्या विदाउट सीड एग्रीकल्चर संभव था? नहीं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर हम कैसे कर पाएंगे भाई, हमें तो हर जगह खेती करना है, तो उसके लिए सीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले कह रहे और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर। हम लोग ना तो स्टोर कर सकते हैं उसको, ना ही सीड नहीं होता तो ना ही जर्मिनेट कर पाते। ये बच्चे बैठ जाएंगे घर को, मैं अंदर नहीं आने दूंगा, बाहर जैसे जाएंगे इतना टाइम जाता है। अगले कह रहा है हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स दीज पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली इन अ फ्यू स्पीशीज। अब देखो एक बार सुनो आप लोग, मैंने बेटा बायोबिलिटी के टाइम पॉलिनेशन का बताया था, मैंने उसमें क्या बताया था आपको,
मैंने कहा था बाइबल टेम्पलेट वो होता है, जैसे मान लिया पॉलिंग ग्रेन्स स्टिग्मा पे आए, वो कितने टाइम तक जर्मिनेट हो सकते हैं उसको बोलते हैं बाइबल टेम। ऐसे ही एक सीड होता है, कोई सीड कितने टाइम तक जर्मिनेट हो सकता है, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना खर्च होता है जर्मिनेट होने में और कितना टाइम ले सकता है वो उससे। नहीं, सीड का तो काफी होता है, वो तो पॉलिंग ग्रेन्स का था। तो सीड का भी एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम तक वो जर्मिनेट करेगा, उसके बाद जर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ देखो कितना कह रहा है, बता रहा है, कह रहा है हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली इन अ फ्यू स्पीशीज द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। कुछ सीड ऐसे होते हैं तो एक मंथ के बाद अपनी वायबिलिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। भाई बचा थोड़ा सा। अगले क्या कह रहे हैं, कह रहा है सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल इयर्स। सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर। और कुछ 100 सालों तक क्या कर सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं। जल्दी आओ बेटा, मीटिंग करते रहते हो, जल्दी आ जाया करो। कल क्या कहते हैं आपको, चलो उधर सामने मेरे सामने गए तुम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है बेटा, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड, अब बातें मत करो, कह रहा है वेरी ओल्ड एट बाइबल सीड्स, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिन। ये अंडरलाइन करो, तीनों प्लांट ल्यूपिन और एक है ल्यूपिनस एर्केटिकस एक्सकेवेट फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा भी होता है। इसका सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेट रिकॉर्ड कितना है, 10,000 साल का। मतलब इसका सीड जो है 10,000 साल तक डोरमेंसी रह सकता है और उसके बाद भी ये प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा, इससे प्लांट बच जाएगा। ठीक है, अगली कह रहे हैं आ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 इयर्स ओल्ड बाइबल सिटीज ऑफ द डेड पाल्म या फोनिक्स टेक्टाइलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हार्ट पैलेस नियर द डेड सी। तो यहाँ पे दोनों सीट जगह का रिकॉर्ड कितना है, 2000 साल का, और उसका कितना है, 10,000 का। इन चारों को अटेंड करना आपको। यहाँ पर समझ रहे हो सीड बाइबल टाइम का मतलब क्या है, कितने टाइम के बाद सीड जर्मिनेट कर सकता है। तो इसका 10,000 साल का है ये एर्केटिकस, ठीक है, टुंड्रा पे होता है ये। और ये है तुम्हारा डेट पाल्म और कौन सा है, फेनिक्स टेक्टाइलिफेरा। इसका कितना है, 2000 साल का। ये सीड बाइबल टाइम है, इतने टाइम के बाद भी सीड जनरेट हो सकता है। After completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question: How many eggs are present in an embryo sac? अब ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो आराम से और इनके आंसर देखना क्या होंगे, नहीं होंगे, नहीं पता होगा तो बताना। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो क्या है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ये और समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, बेटा कल मैंने आपको एपोमिक्सिस का मतलब क्या बताया था, बताओ। अगर सीड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, एपोमिक्सिस। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है तो उसको क्या होगा, पार्थिनो कार्पिक। और अगर हम ह्यूमन मेल्स की बात करें जैसे हनी बी का, तो मैंने वहां क्या बताया था, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब हनी बी बनता है, मेल बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तीनों आप लोगों को डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे कह रहा है इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आर न्यू आ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज, जैसे एस्ट्रेसी हो गया, एस्ट्रेसी फैमिली आपको पता होगा। कह रहा है ग्रासेस हो गया, हैव इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहा है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। तो मैंने बताया था हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक। तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। और अगर, और यहां भी ये भी लिखा है देखो, हाँ ये टाइप का एक लेक्चर होता है,
अच्छा ये भी लिखा है, मैंने आपको ये बताया था कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। और पार्थिनोजेनेसिस में मैंने क्या बताया था, विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल हनी बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अगले कह रहा है बेटा, दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग बताओ, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये टाइप का एसेक्सुअल नहीं हो गया, लेकिन होता कैसा है सेक्सुअल। कैसा होता है, एज लाइक सेक्सुअल मान लो, और वैसे ही कैसा हो गया ये सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो कैसा मानेंगे ये सेक्सुअल। कह रहा है देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develop into the embryo without fertilization. आप लोग बताओ, अगर कोई प्लांट है उसमें अगर एम्ब्रियो बनाना है और वहां पे हम म्यूसिस ना करें, क्या करें, माइटोसिस, और माइटोसिस करें तो उसका एम्ब्रियो साइड का जो पोलैरिटी रहेगा डिप्लॉइड रहेगा एग सेल का, और एग सेल का पोलैरिटी जब डिप्लॉइड रहेगा और हम किसी टेक्निक से उसी एग सेल से एक नया प्लांट बना दें, तो बताओ कि वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ, फिर भी सीड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं मोर ऑफन एज इन मेरी सिट्रस मैंगो, यहाँ लिखा भी है, वैरायटी सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो। अगर ये अच्छा, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, जब एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉली का मतलब एक से ज्यादा, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, जब मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे तो क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। तो कह रहे हैं इन सच स्पीशीज ईच विल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जब एक से ज्यादा क्या हो, एम्ब्रियो हो किसी ओव्यूल्स के अंदर। अब कह रहे हैं टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड squeeze them, observe the many embryo of different size and shape from each seed, count the number of embryo in each seed, what would be the genetic nature of apomictic embryo। अब अगले देखो, ये तो कह रहे हैं hybrid variety of several of our food and vegetables crop are being extensively cultivated, cultivation of hybrid has। अब देखो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है बेटा, आप लोग बताओ, हम लोग जो इतना ज्यादा देखते हैं कि जैसे आप लोग देखा होगा कि यार नॉर्मल प्लांट है, जैसे फूल गोभी ले लो, अब आपने देखा होगा हाइब्रिड वैरायटी कितनी बड़ी आती है, बड़ी आती है ना। ऐसे अगर नॉर्मल फूल गोभी अगर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चा हो रहा है किसान का, अगर वो हाइब्रिड चीजें लेके नहीं आएंगे हम लोग, तो कभी वो खेती नहीं करेगा, खेती करना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खेती तभी हो पा रही है जब कहीं ना कहीं हाइब्रिड चीजें आ रही है। धान ले लो, आप कुछ भी फसल ले लो, अगर वो नहीं निकलेगा, उसका दर ही नहीं आएगा, तो क्यों करेगा किसान आदमी। तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें वही यूज होती है, ठीक है, हाइब्रिड बनाने में किसी भी चीज को। अगले कह रहा है बेटा, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उत्पादकता, ठीक, उत्पादन। कह रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सो, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। ये कहना चाह रहा है कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उन्हें हर साल बनाया जाता है, ऐसा नहीं कर सकते कि एक हाइब्रिड प्लांट है उसका सीड हाइब्रिड ही रहेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर क्या करता है, लॉस कर देता है, सही है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, एक बार हमने हाइब्रिड कर दिया, उसके बाद हम वही सीड यूज करते रहेंगे साथ लाइफ टाइम, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। यानी कि एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, तो फार्मर अगर हर साल सीड को लेके आएंगे तो कैसा रहेगा, बहुत महंगा रहेगा। और कह रहा है बेटा इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर हम एपोमिक्स तरीके से बनाएं तो कह रहे हैं देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। आप लोग बताओ क्या यहाँ सेग्रीगेशन कैरेक्टर का होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होगी एक टाइप से, और ये सेक्सुअल में कभी भी कैरेक्टर का वेरिएशन नहीं होता है, बिल्कुल सेम होते हैं एज लाइक पेरेंट्स। तो ये कह रहा है कि अगर प्लांट्स में एपोमिक्सिक टेक्निक अपनाई जाए और एपोमिक्सिक टेक्निक अगर अपनाई जाएगी तो सिंपल से ये कहना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर का क्या नहीं होगा, वेरिएशन नहीं आएंगे, और वेरिएशन नहीं आएंगे इसका मतलब फार्मर को हर बार सीड खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, वो एक ही सीड से काम एक बार खरीद दिया, फिर फसल हो गई, फिर वही सीड उगा लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें लगातार होती है। तो कह रहे हैं
तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू व्यू हाइब्रिड। अभी हमको डिफरेंस आने लगी। Hybrid seed every year because of the importance of apomixis in hybrid seed industry. Active research is going on in many laboratory around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid variety. तो यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो ये लगी पड़ी हैं लगातार कि हम जो सीड बनाएं या टेक्निक अपनाएं वो apomixis के अपनाएं, जिससे फार्मर को हर बार सीड खरीदना ना पड़े। अब आपको पता है सीड बेटा एक्सपेंसिव रहेगा तो फार्मर के लिए फिर गेहूं लगाना मुश्किल हो जाएगा ना, कोई से गेहूं या धान कोई से सही, हाँ कोई भी फिर जाती हुई, ठीक है। अब मान ली गन्ना ही ले लो वाला सीड मोल लेके आओगे हर साल तो बहुत महंगा मिलेगा, आपको पता है। अब तो लेनी पड़ रहा है क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा पहले वाला। अच्छा लेकिन लोग तो वही अपना वाला लगा देते हैं, वरना है उसे काट लगा देते हैं, सब वैरायटी अलग आ गई। अच्छा गन्ने का सीड मिलता कहाँ वैसे? वो शाहजहांपुर मिलता है अधिकतर। गन्ने का मतलब वही है, गन्ना कहाँ मिलता है? गांठी मिलती है, जो गांठ होती है इसकी 2 रुपए के हिसाब से मिलती है और वो बुकिंग करानी पड़ती है पहले महीना में 15 दिन। गन्ने तो गन्ने से करा होता है। हाँ लेकिन वो कह तो रहा है वो गन्ने का ही पार्ट होगा। लेकिन हाँ लेकिन अरे हमारे तो बेगन ना हो देते हैं वही लेके काट दिया लेकिन जो नया आ रहा है वहीं से आ रहा है, बुक कराना पड़ता है। 2 रुपए का ही तो ऐसे पता कैसे लगता है कि ऐसे मान 2 कितना लगेगा? ऐसा पता चलता है, साइट चलती है ऑनलाइन तो उस पे बुक करना पड़ता है पहले। अगर 10 बीघा में लगाना है तो कितने चाहिए? अरे सर 10 बीघा नहीं, आपको उसमें अधिकतम होता है 2000 गांठी लेनी है, 4000 इससे ज्यादा नहीं देते हुए, हर किसी फार्मर को बांटते हैं। अच्छा तो गन्ना अच्छा निकलता होगा ना सर? अच्छा निकलता है उसको ये फैक्ट्री वाले पता नहीं, चलो इसमें तो कई वैरायटी आई है सर, 4-5 आई होगा, चलो ठीक है। क्यों? कितने हाथ का मन से कह रहा है? जहां के मन से कह रहा है जैसे शेयर कर दो इसके बाद आगे बेटा परीक्षा कर रहा है, चैप्टर बोला पड़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले ही ये देखो। चलो बेटा अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं नया वाला, क्या नाम है उसका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हमने अभी रिप्रोडक्शन किसका पढ़ा था? प्लांट्स का। हमने देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, हमने देखा प्लांट्स में फ्लावर होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और हमने वहां देखा कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है, कैसे प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा सही है, ये सब हमने पढ़ा। कहाँ मिलता है ये? तो इस टाइम गांव में है। गाँव में मिल रहा है, मतलब थोड़ा मिला, उसका जान अधिक हो गया अब उसको गांव में। तो बेटा ये देखो आप लोग, तो हम लोगों ने प्लांट का पढ़ लिया, पॉलिनेशन पढ़ लिया, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, सीड के बारे में पढ़ लिया, फ्रूट के बारे में पढ़ लिया, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, हमने एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है वो पढ़ लिया, सीड कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लिया। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा कर रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम देखें बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो आपको बताए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अपना जनरेशन को सर्वाइव करती रहे, कांस्टेंट रहे धरती पे, इसीलिए हर एक एनिमल क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। और रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये तो मैंने बताया था आपको। एक बार हम लोग थोड़ा डिफरेंस समझ लो, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या होता है। देखो अच्छा, अगर कोई भी प्लांट या एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं, एक टाइम टाइम खत्म हो जाएगा उसका स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है 2 टाइप से, एक तो होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। देखो एसेक्सुअल का मतलब मैंने बताया था, ये बेसिकली कैसा होता है? यूनिपेरेंटल। कैसा होता है बच्चों? यूनिपेरेंटल का मतलब क्या होता है? एक ही पेरेंट से अगर कोई प्रोजेनी मतलब होता है बच्चे, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? हाँ मोस्टली ये बाइपेरेंटल होता है, लेकिन कभी कभी यूनिपेरेंटल भी होता है। जैसे आपने बहुत सारे एनिमल, लोअर एनिमल देखे होंगे
जिसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल में होते हैं, एक ही एनिमल में होंगे, सही है। और तो इसका मतलब यह है कि वो सेक्सुअल कर सकते हैं, लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही बनाएंगे। तो इसका मतलब बेसिकली ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। कैसा होता है, बाई पेरेंटल मतलब 2 पेरेंट्स होगा, मेल बनाएगा मेल गैमेट और फीमेल बनाएगा फीमेल गैमेट। मैं बोल सकता हूँ फ्यूजन किसका होगा, गैमेट का। और गैमेट के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। और ये विदाउट फ्यूजन होता है। कैसा होता है, अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, अगर ये विदाउट फ्यूजन हो रहा है और एक ही पेरेंट्स के अगर गैमेट है या सेल है जो भी इससे डेवलप हो रहा है, तो क्या इसमें वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता है, ये एज लाइक कैसा होता है, पेरेंट्स। इसे बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोन। एज लाइक पेरेंट्स। और ये कैसा बनता है, क्लोन होता है। यहाँ वेरिएशन नहीं होते हैं, नो वेरिएशन। और यहाँ हम बात करें तो एक इसमें क्या आते हैं बेटा, वेरिएशन आते हैं। और वेरिएशन आएंगे तो इसका मतलब इवोल्यूशन भी होगा। तो अच्छा कौन सा है बताओ, सेक्सुअल या सेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल कैसा होता है, अच्छा होता है, इसमें वेरिएशन आता है, ठीक है। तो अब हम लोग ह्यूमंस का पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, इसका नाम चैप्टर का ही नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसे समझते हैं, ठीक है। कुछ पानी लेके आया कोई, नहीं है, थोड़ा सा पी ले रहा हूँ। अब देखो, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको बताया एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बहुत सारा। क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होता है, और जिसमें फाइनली क्या होता है, क्या हुआ, वही दिक्कत है आपके फोन में। वो बेटा 104 करता हूँ मैं, दोबारा करता था ना, मैं यही सुना 4 दिन लगाया रहूंगा, रूम से आता हूँ तो 4 करके लेके आता हूँ। एक बात है, अभी नहीं आया हूँ, सुबह निकला वो 7 बजे का, अब शाम को 9 बजे जाऊंगा। तो क्या होता है, घर नहीं, यही जो यहाँ रहते हैं वहाँ, वो एक शाम को लगाते हैं खाली बस एक बार। अब सुनो, मैं यहाँ क्या कह रहा था, मैं कह रहा था हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। वैसे आप जानती हो तो यहाँ पे बैठे स्टार्ट करें, ये साथ लिख रहे हो, लिखो लिखो। तो कल आप लोग यहाँ आ जाना बेटा, यहाँ शादियां वादियां देख लेना है। ये तो लोग व्यवस्था देखा है कैसी कैसी है, व्यवस्था देखे कैसे देख लिया। खाने का यहाँ 5-5 टाइप की सब्जी होंगी बेटा, यहाँ पे इधर साइड में। छुट्टी शायद होगी मुझे लग रहा है, सही है चलो कोई बात नहीं, किसी की शादी की हो तो नुकसान कर दोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ दूल्हे आएंगे यहाँ पे, ये तो बात सही है, बहुत दूर से आए, जिनने फार्म डाला वही तो है, आप वही डाल बेटा लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया। तो अब हम देखते हैं बेटा अगले कुछ चीजें देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन से ऐसे इवेंट होते हैं। तो आप लोग एक हेडिंग डालो,
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है चैप्टर का नाम। तो इवेंट ऑफ देखो, सबसे पहले समझते हैं करें क्या क्या होता है, फिर हम लोग अगली बात करेंगे। और ये एक बात आपको और बताऊं मैं, ये बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और 12th में टीचर्स को पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाते नहीं 12th में कोई टीचर्स। वो इसको ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं कितना गलत काम कर रहे हैं। आप एक गधो, तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो और तुमको अगर यही नॉलेज नहीं होगी तो कैसे पढ़ पाओगे। और मैं तो ये कहूंगा कि ये चैप्टर बेसिकली 10th में ही पढ़ाना चाहिए खूब डिटेल में, जिससे बच्चों को नॉलेज हो पाए क्या सही है क्या गलत है। और ये नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, कोई एजुकेट हो उसे भी और जो अनएजुकेटेड हो उसे भी। इससे पता नहीं हम लोग दूर क्यों भागते हैं। भाई आपका बॉडी का एक सिस्टम है भी, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर हम एक डॉक्टर आप बनने जा रहे हो तो आपको तो ऐसा लगता है बॉडी आपके अंदर इमोशनल वगैरह नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई बात को लेकर कोई बच्चा क्वेश्चन भी कर रहा है तो आप हंस रहे हो या फिर कोई गलत सोच रहे हो। क्वेश्चन होता है, आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी की लैंग्वेज में और बिना हंसे, ठीक है। अब मैं हंसूं तो हंसा ना, लेकिन पैसे मत बताना। हाँ ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लोग यहाँ पे एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ पहले कुछ चीजें, तो आप लोग ध्यान रखना ये सब चीजें। और बकाया आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो एक्सवाइजेड, ठीक है। बकाया मैं सबके आंसर दूंगा। पहली बात तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं आपका, क्योंकि मैं इतना आराम से पढ़ाऊंगा और सब लोग हम समझेंगे। अगर यहाँ पे देखें इवेंट की बात, तो बेटा सबसे पहले जो होता है, अब बोलो मत खाली बस, जो फर्स्ट इवेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। आपको होता है मेल में स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवम बोलते हैं या फिर बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेल जो होता है वो मेल गैमेट बनाता है, और मेल गैमेट क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म। देखो एक होता है स्पर्म और एक बोलते हैं सीमेन, दोनों में डिफरेंस होता है। स्पर्म का मतलब होता है एक सेल जो गैमेट का नाम है, और सीमेन का मतलब होता है कलेक्टिवली फ्लूइड पूरा, जिसमें रेक्टोज भी होता है, जिसमें म्यूकस भी होता है, जिसमें पूरा फ्लूइड मिला के हम ग्लैंड्स का, उसको बोलते हैं सीमेन, ठीक है। तो मेल जो बनाता है मेल गैमेट जिसे बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल बेटा बनाती है फीमेल गैमेट, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओवम, ठीक है। ये जो बनते हैं ओवम वो बनता है ओवरी में, और ये बनते हैं टेस्टिस में। जिस किसी को कुछ पूछना हो उससे हो सकता है, हम लोग ये सोचना कि चैप्टर चल रहा है तो हम पूछेंगे नहीं क्या क्या है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है आराम से। तो ये समझ गए आप लोग पहला स्टेप क्या हो गया। तो पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर में गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब ये होता है सिंपल सा, गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट। मेल बनाता है मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल बनाता है ओवम। स्पर्म बनता है टेस्टिस में, और गैमेट का फीमेल गैमेट कहाँ बनता है? ओवरी में, ठीक है। अगले आते हैं दूसरा बेटा जो स्टेप होता है वो होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है? अब इतनी हिंदी मुझे नहीं आती है, आप इंग्लिश में समझ रहा हूँ, पहले सुन लो। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सीमेन। कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना, किसका? सीमेन का, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। समझ गए? तो लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझ गए? दूसरा इंसेमिनेशन क्या होता है, और ये किसके द्वारा होगा बेटा? पेरेंट्स द्वारा होगा। और मेल क्या करता है? ट्रांसफर करता है सीमन, कहाँ पे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तीसरा जो पोर्शन, तीसरा पार्ट होता है
उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? अब आपको ये भी बताया फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सही है। तो यहां होता है फ्यूजन ऑफ ये पता है कहां होता है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि एम्परा रीजन में। ठीक है। तो ये मैं डिटेल में बात करूंगा, आपको समझ आना। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें, अब देखो होता क्या बेटा, एक बात समझो आप लोग, सुनो। जैसे मान लो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये कुछ ऐसा होता है, ये ओवरी होती है और ऐसे करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जो फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है? यहाँ पे, ये होता है एम्पलर रीजन। ठीक है। अब ये अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फिर इधर आता है यूट्रस में, और ये बेटा क्या है? यूट्रस। और यूट्रस में क्या होता है? ये अटैच हो जाता है, और यहाँ पे फिर 9 मंथ तक क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो समझ गए आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन मतलब होता है ये से बोलते हैं जाइगोट को ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? तो ब्लास्टोसिस्ट का एम्पलर रीजन से कहा ना, यूट्रस में, वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। समझ गए आप लोग। तो अब आप लोग सोच रहे सर यहाँ क्यों होता है? तो ये फर्टिलाइजेशन एरिया होता है। ठीक है, यहीं पे होगा। चलो हटा दो इसे, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में, अभी तो आप खाली इवेंट लिख लो। तो देखो चौथा होता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूट्राइन बॉल। मतलब यूट्रस की बॉल से अटैचमेंट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा किसी भी बच्चे का। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, जेस्टेशन पीरियड। और इसका मतलब होता है बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये कब तक होता है? 9 मंथ तक। बेसिकली जो बच्चा होता है वो 6 मंथ में बन के कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो अगर बाहर आएगा तो बहुत ज्यादा पैथोजन होंगे। उसका डेवलपमेंट होता है 2 मंथ। बेसिकली 8 से 9 मंथ के बीच में डिलीवरी किसी भी फीमेल की हो सकती है। अब तो डॉक्टर 6 मंथ के बाद ही कर देते हैं, 7 मंथ 8 मंथ में, क्योंकि उनका काम चल जाता है इससे। क्योंकि बच्चा क्या रहता है 1 महीने तक नर्सरी में, और बच्चा बीमार ज्यादा पड़ता है तो बाद में उन्हें चक्कर काटना पड़ता है। आपने देखा होगा जो पहली डिलीवरी होती थी जो गांव में होती थी, तो आपको पता है टोटल 9 मंथ में होती थी, तो उनके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बच्चा हुआ स्वस्थ एकदम, बड़ा हो गया, पता नहीं लगा कब हो गया, दूध भी देते। ठीक है। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, अगर अस्पताल में हो रहे हैं और कोई बच्चा 7 मंथ में डिलीवरी से हुआ है, पहली बात तो ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं आजकल, मतलब 99% केस में ऑपरेशन ही होता है। दूसरा, वो बच्चा 3 साल तक इतना बीमार रहता है ना, हर 7वें दिन अस्पताल भागना पड़ेगा, हर 7वें दिन, क्योंकि डॉक्टर उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक कर देते हैं ना। पहली बात तो जल्दी डिलीवरी कर दी, सही है, तुमने उस टाइम पे रुपया दिया। दूसरा क्या होगा कि जब बच्चा छोटा था वो बड़ा होगा ना, तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, और सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो एकदम से 2 मंथ पहले आ गया माँ के पेट से, 2 मंथ पहले आ गया माँ के पेट से, तो उसे फिर मशीन रखना पड़ेगा। और मशीन में रखोगे तो इम्यूनिटी उसकी इतनी वीक हो जाएगी, क्योंकि बच्चे में स्टार्टिंग में इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो माँ के दूध से होती है। और डॉक्टर क्या कहते हैं, उस टाइम पे माँ का दूध मिलता नहीं है, और मिलता नहीं है इसका मतलब वो फिर बाद में भी क्या रहता है, बीमार रहता है। और डॉक्टर क्या कर लेते हैं, बीच मोटी कमाई कर लेते हैं। अगर सोचो कोई डॉक्टर अगर नॉर्मल डिलीवरी करे और वो इतना अट्रैक्शन ना रखे, तो फिर ये सब एक बिजनेस मॉडल होता है जिसमें हम लोग पता नहीं होता है, हम लोग गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि
और उन्हें ये भी पता होता है जब ऑपरेशन होगा तो 20 लोग और देखने आएंगे, जिससे हमारा अस्पताल का भी क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है। भाई आप कब देखने जाते हो? जब ऑपरेशन होता है। बताओ, अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी स्थान में हो जाएगा, आप देखने नहीं जाओगे, घर पे जाओगे उसके लिए, है ना? तो ये भी यही सब तो बिजनेस मॉडल होते हैं आप लोगों को। एक मैं और अच्छा तरीका बताऊंगा आपको। जैसे सपोज मानो आपने कोई, मैंने एक रील पढ़ा था, देखा था, मतलब कि किस टाइप से दिमाग लगाते हैं लोग। जैसे आप गए, मान लिया मूवी देखने गए, अब आपने क्या खरीदा, पॉपकॉर्न खरीदा। आपको पता है वहां पे 3 साइज मिलेंगे आपको, एक बड़ा, एक मीडियम और एक स्मॉल। वो चाहे 2 रख सकते हैं, बड़ा है छोटा। अगर वो 2 रखेंगे, बड़ा और छोटा, बिग और स्मॉल, तो छोटा बिकेगा, बड़ा वाला नहीं बिकेगा। वो पता क्या करते हैं, 3 रखते हैं, और वो बड़ा और मीडियम वाले में बहुत कम डिफरेंस रखते हैं रुपए का। जैसे अगर मान लिया 299 का बड़ा है, तो जो छोटा मीडियम वाला होगा वो होगा 249 का, और जो स्मॉल होगा वो 100 रुपए का होगा। अब उनने देखो आप लोगों का माइंडसेट कैसे जाता है। जैसे आप खरीदने गए तो आप 3 में देखो, कोई भी चीज 3 चीजें होंगी, मीडियम, बड़ा, छोटी, तो आप सबसे छोटी तो पहले यहाँ पे कर दोगे से कि जब 2 मतलब छोटा तो रहने दो, क्या फायदा लेके। अब आप मजले में बड़े चूज करोगे कि यार मीडियम ले लेते हैं या बड़ा ले लेते हैं। अब मीडियम वाला आप पता है क्यों छोड़ोगे, क्योंकि आप सोचोगे यार मीडियम और लार्ज वाले में खाली 50 रुपए का डिफरेंस है, इससे बढ़िया बड़ा ही ले लेते हैं। आप क्या चूज कर रहे हो, बड़ा वाला। समझ गए? तो ये सब बिजनेस मॉडल होते हैं जो हम लोग समझ नहीं आते। हम लोग उस टाइप से हमारी माइंड एक्टिविटी की जाती है कि हम माइंड वहां पे फिर ले जाए। तो ये हकीकत होती है लोगों की। क्या अब तू ये बात कह रहा है, मतलब ऐसे ऐसे मूवी देखने को जा रहे हो, घर बैठ लो, यूट्यूब पे देख लो। अब ये कहते ना कि मूवी को देख रहे हो, वही मत देखो, क्या फायदा। बैठ जाएगा तू यहाँ देखो। चलो तो बेटा ये समझ गए आप लोग, एम्बेड डेवलपमेंट कितना होता है, 9 मंथ का होता है। और लास्ट में जो इवेंट होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, पार्चुरेशन। और ये क्या होता है, इसमें लड्डू बढ़ जाते हैं, यानी कि चाइल्ड बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखा आपने कि इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सभी हो गए, एक बचा गया, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे इवेंट होते हैं एक रिप्रोडक्शन में। तो जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दूसरा बेटा ये वाले जो इवेंट होते हैं मेरे को बताएंगे, ये वाले इसमें ये ओनली फीमेल में होते हैं, यानी कि इसमें ओनली फीमेल पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पे दोनों करते हैं। सही है, मेल एंड फीमेल। सही है, तो ध्यान रखना है। लिखना है, फिर हम लोग एक करके से बात करते हैं। किताबें नहीं,
लिख लिया? नहीं सर। लो लेवल लिख लिया? चलो हम लोग सबसे पहले ये करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की। अगर हम बात करें सबसे पहला कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो अगर हम यहां देखें तो आपको पता है मेल के पास क्या क्या होते हैं। तो जैसे आप देखोगे सबसे पहले क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? वन पेयर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं मुझे बताओ। सीवन ही बनते हैं? सीवन नहीं बनते, किसको में बनते हैं? चलो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूं, मेरे को चैप्टर होने दो। सही है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा आपको पता है जैसे रेटी टेस्टिस हो गया, यानी कि बासा एफ्रेंसिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गया और बास डिफरेंस। ये पता क्या है? ये डक्ट है जिससे स्पर्म आता है। ठीक है, हाँ जाओ। इसके बाद हेलो इसके बाद तुम्हारा बास डिफरेंस हो गया, इसके बाद यूरेथ्रा हो गया और पेनिस। ये सब होते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। कैसे होते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। और कुछ ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेशन और चीजों का करते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो वन पेयर टेस्टिस होते हैं जो होते हैं मेन सेक्स ऑर्गन, मतलब मेन मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी की बात करें तो कौन से होंगे बेटा? रेटी टेस्टिस, बासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, बास डिफरेंस और यूरेथ्रा। और उसके बाद पेनिस और उसके बाद ग्लैंड। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। लिख रहे हो क्या? देखो जो लिख रहे हो लिखो। कितना है? इतना तो उसमें नहीं, 10% है। लो बैटरी कर क्लोज कर दो। चल रहे अपना क्या रखा? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।
यहाँ देखो पंडाल लगने लगा, मेजें भी लगने लगी, ठीक है। कल चलेगा खाना पूरे। ये फोन क्या कर रहे हैं आप? 11 बजे से मुंडी का है? मैं कहूँ बोवाला है वो अंदर। अरे सर कोई बात नहीं। कवर सेम नहीं है बिल्कुल। रेटेड टेस्टिस कहाँ? उसके बाद लिखा है बासा, सेकंड वी ए ऐसे बासा फ्रेंसिया। उसके बाद लिखो एपिडाइमस, इसके बाद बास डिफरेंस, यूरिथ्रा, पेनिस और ग्लैंड, ठीक है। आपको पता है एक चीज, आपको पता होगा, बच्चों को पता होगा बेसिकली, एक होता है ऑक्स, क्या होता है, और एक होता है बुल। दोनों डिफरेंस जानते हो क्या होता है? एक होता है बुल और एक होता है ऑक्स। ऑक्स क्या होता है? बैल, और बुल क्या होता है? सांड। इन दोनों डिफरेंस का क्या होता है बताओ? कौन होता है? हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। चल तुम बताओ। हैं? और सांड? इनने बताया कि जो बैल होते हैं वो सफेद होते हैं और सांड होते हैं कलर होते हैं। कलर का मतलब बता रहा। हाँ बता। ऑरेंज टाइप के होते हैं। बोलो मत। चलो ये बताएगा मुकेश का। बता दे, कोई दिक्कत नहीं, कान बता देगा, डर समझ लग रहा। शांत रहो बेटा, सुन लो आप लोग सब, इसीलिए सब कुछ बता रहा हूँ आपको। हाँ बताओ। हाँ बताना दो, बताओ। जैसे कि ऑक्स होता है वो खेलों में रेवा करते हैं, तो यूज करते हैं, ठीक है क्या? तो आसानी करने के लिए, गन्ना बोने के लिए, ठीक है, तो ऑक्स यूज करते हैं। और जब जो फूल होता है वो तो भैंसा, ठीक है। अच्छा तो बेटा यूज करने से क्या मतलब? सुनो सुनो सुनो, इसको यूज नहीं कर सकते क्या वहाँ पे? अरे कर ले यार। हाँ बताओ। बैग होता है वो मतलब सीधा होता है, उसको ऐसे चलाते रहो। बोलो बेटा। हाँ अरे हाँ वो मतलब थोड़ा सा बैग वाला होगा, उससे अब बोलो, हंसो मत आप लोग। बेटा ये बताओ, हाँ बताओ। तो हम सीधा और वैसा बनाते कैसे हैं फिर? अबे का दो। तुम लोग इतनी नॉलेज तुम्हारी। हाँ तो हाँ बताओ बताओ, बोलिए बताओ। रहने थे, बताओ। शांत सुन लो। ये कैसे नहीं करता है वो समझ लो, ठीक है? इसकी बात सुनो, ठीक कराइए। गधो यहाँ सुनो, जो बुल होता है, अब सुन लो, जो बुल होता है सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हो, उसके पास टेस्टिस होते हैं, और जो ऑक्स होता है उसके पास टेस्टिस नहीं होते हैं। उसके टेस्टिस को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं कैस्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? तुम्हारे भाषा में पता नहीं क्या बोलते होंगे। वो सब वही मैं बता रहा हूँ, वही बोलते क्या? इसको बोलते हैं कैस्टेशन, ब्रेक डाउन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, सही है? और तो उसके बाद वो कैसा बन जाता है? ऑक्स बन जाता है। लिख लो ना, बताओ। वो खेती की चीज है, गलत है लेकिन खेती करने के लिए करते हैं, क्या करें? नहीं गाँव में सब वही, मैं बता रहा हूँ आपको, वही बोलते हैं। ये नहीं बोलते। क्या बोल रहे हैं?
हमें वो हिंदी में कुछ और बोलते हैं, मुझे पता क्या बोलते हैं। आपने घर में पूछना फादर से। सर हमारे गांव में रोड पे पता चल जाता है कि क्या बोलते हैं, रोड पे होता है। अरे तू क्या बता कर रहा है, अब ऐसा देखो तो लोगों को व्यवहार नहीं करना। चलो बेटा, एक दूसरा बात सुनो। अरे सुन लो बेटा, अरे जो बच्चे होते हैं, बच्चे जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है और पैदा होता है, अगर पहले पैदा हो गया तो आपको पता है टेस्टिस कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम में नहीं होते हैं। और जब आफ्टर बर्थ वो स्क्रोटम में आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, चलो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? टेस्टिस। तो मैंने ये तो बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस के दो काम होते हैं, पहला होता है गैमेट का फॉर्मेशन और दूसरा होता है हार्मोन का फॉर्मेशन। बेसिकली अगर हम बात करने से मैंने आपसे बताया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, मेल सेक्स हार्मोन, वो कहां से बनता है? टेस्टिस में। कहां बनता है? लेकिन कहां बनता है, कैसे बनता है, वो हम समझेंगे अब, ठीक है? तो बेटा आप लोग कृपया करके साइलेंट होकर बैठ जाओ और यहाँ पे समझते हैं हम लोग। दूसरा आपको बताया कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं, बल्बियर होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में। कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल के बाहर एक कैविटी होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, और उसमें क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। पहला क्वेश्चन सर, स्क्रोटम में क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए हमारी बॉडी से। इसीलिए उसकी मसल्स भी ऐसे बनाई जाती हैं, जैसे अगर मान लिया गर्मी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसका मसल क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर ठंड है, मतलब ठंड का मौसम है, तो उसका कैसा हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसकी मसल्स भी ऐसी होती है, ठीक है, जिससे टेम्परेचर का मेंटेन वो कर पाए। दूसरा सुनो, अगर यहाँ पे हम देखें तो ऐसे एक स्क्रोटम में मान लिया, और इसके अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस। क्या होते हैं बच्चों? ये टेस्टिस है। ये कितने हैं? 1 पेयर हैं, तो ऐसे कर देते हैं 1 पेयर के लिए, ठीक है? ये हेयरी स्किन होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। बोलो मत हम लोग। इसके बाद इसके अंदर देखो टेस्टिस के अगर हम सेक्शन कट करें तो उसमें क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या होते हैं? ये ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं अंदर, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इसके अंदर ऐसे बहुत ही हाईली कॉइल्ड ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ऐसे बहुत ही छोटी छोटी। ये हाईली कॉइल्ड इतनी होती है कि इनकी लेंथ पता कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। और सोचो, और ये कंपार्टमेंट कितने टेस्टिस में? 250 से 300 कंपार्टमेंट है, और उसमें सोचो कितनी कॉइल्ड होगी, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होती है ये, ठीक है बच्चों? ऐसे ऐसे यहां देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये हो गया स्क्रोटम, और इसके बाद ये क्या है बेटा? जो कंपार्टमेंट क्या बोला है मैंने? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोला है? और ये कितने होते हैं? 250 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इनके अंदर जो हाईली कॉइल्ड है, इनके अंदर वो उनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 1 से 3। बोलो करो बेटा। और ये कैसे होती है? हाईली कॉइल्ड होती है। कैसे होती है? हाईली कॉइल्ड, ठीक है? और इनका लेंथ अगर पूछ जाए तो होता है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर होता है। अगर हम देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 3 टाइप की सेल होती है। कितनी टाइप की सेल होती है? 3 टाइप की। एक तो मैं बोल सकता हूँ इनर साइड में होती है, और एक कौन सी साइड में होती है? आउटर। इनर साइड मतलब अंदर की साइड में होगा, और ये क्या लिखा है?
आउटर साइड। इनर साइड में दो टाइप की सेल होती हैं, एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी होती है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और एक दूसरी टाइप की होती है, उन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल। सही है। अगर हम और देखें, यहां देखो, स्पर्मेटोगोनिया में होता है म्योसिस। क्या होता है? और बनता क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म यहां बनते हैं। कहां बनते हैं बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, और वो डिवीजन करती है म्योसिस, तो क्या बनता है? स्पर्म। ये स्पर्म कितने बनते हैं आपको पता है? एक बार में सीमा रिलीज होता है। इसमें एक सेल है ब्लड, सही, गैमीट है हमारा। एक बार में 1 से 3 ml सीमा रिलीज होता है, और 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। एक बार में इजैकुलेट पता है कितने स्पर्म होते हैं? 100 से 300 मिलियन। सोचो। और खाली एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, लेकिन 300 मिलियन होनी चाहिए। 100 से 300 मिलियन के बीच में होनी चाहिए। इससे स्पर्म काउंट कम है तो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ऐसा ही है, जैसे मान लो आपने वो देखा है, वो मटकी फोड़ी जाती है ऊपर जाके मटकी, तो मटकी कितने लोग फोड़ते हैं? खाली एक। सब लोग फोड़ते हैं, एक फोड़ता है, लेकिन उस एक को पहुंचाने के लिए बहुत लोग लगते हैं ना, जैसे सपोर्ट के लिए। ऐसे ही यहाँ पे 100 से 300 स्पर्म यहाँ भी मटकी की फोड़ता है, ठीक है, मतलब मटकी सॉरी एग को फर्टिलाइज एक ही करता है, लेकिन वो 100 मिलियन पहुंचाने के लिए चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए। समझ गए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समझ गए बात। और जो सर्टोली सेल होती है, ये क्या करती है? इसको न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन। किसको? स्पर्म को। और इसके आउटर साइड में बेटा जो सेल होती हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। बेटा समझ लो, इंटरस्टिशियल सेल। और इंटरस्टिशियल सेल इसको दूसरे नाम से बोलते हैं लीडिंग सेल। और इससे ही बनता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। जब बच्चा होता है 12-13 साल का, तो हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले उसके अंदर ये नहीं बनता है। समझ गए? मेल सेक्स हार्मोन। अब देखो अगली की बात, ये तो हो गई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पार्ट की बात, ठीक है, इधर साइड की। अगले अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, इसीलिए स्पर्म काउंट बहुत लोगों का ऐसे भी होता है, जो आपने देखा होगा, बहुत हाई टेम्परेचर वर्क करते हैं। जैसे मान लिया कोई ड्राइविंग कर रहा है, अब ड्राइविंग कार की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रक वगैरह की, क्योंकि कार में तो क्या होता है, इंजन पीछे अगले होता है और ड्राइवर पीछे बैठता है, वो तो गर्म नहीं लगता उसे। लेकिन जो ड्राइविंग किसी करता है, ट्रैक्टर हो गया बहुत ज्यादा चला रहा है, या फिर ट्रक चला रहा है, इसमें हीट रहती है हमेशा, तो उसका ये कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे हमेशा हीट ही रह रहा है, तो उनके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, ठीक है। और भी कई रीजन होते हैं, ऐसा नहीं खाली यही होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं इसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है। जैसे कोई कंपनी में होता था, कहाँ होता? जैसे कंपनी होती है, हाँ। तो उसमें लगातार हीट होती है। अब ऐसा नहीं कि हर केस में स्पर्म काउंट जो कंपनी जा रहा है सबके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। कई तो सबका फैला दो कि स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे, मान मत जाओ। बहुत ही कम, मैं एक रीजन बता रहा हूँ खाली, ऐसे ये हो सकता है। जो ऐसे तो कोई ड्रिंकिंग करता है तो उसका भी हो जाएगा स्पर्म काउंट कम, उसका भी हो जाएगा। हाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ड्रिंकिंग करता है उसको बच्चे नहीं हो रहे, सबके हो रहे हैं, लेकिन बहुत एक चांस बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो, ठीक है। और बहुत लोगों का स्पर्म काउंट अब बहुत कम हो रहा है। आपने देखा होगा, आज से अगर हम पहले ऑफ के कंपेयर करें, तो आपकी बात पता होनी चाहिए, आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो पता है किसमें आ रही है? रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा। पहले बताओ, आपको बताओ, कोई फीमेल को क्या कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता था या दवाई कुछ? अब मुझे लगता है कि 50% इन्वर्टर कैसे करता है, पहले अस्पताल में जाना पड़ेगा। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग आजकल की गर्मी देख रहे हो कितनी ज्यादा फैली पड़ी है, कि अपना हार्मोन डिसबैलेंस इतना ज्यादा कर लेते हैं बच्चे 18-19 साल की एज में, कि उनका जब वो सही से एज आता है तो उसमें फिर वो सही से फर्टाइल नहीं हो पाते हैं। तो रीजन यही है इसका, क्योंकि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा कैसा है? हार्मोनल बेसिस है, हार्मोनल बेसिस चलता है।
और अगर पहले से ऐसा हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी। पहले के लोगों में ऐसा नहीं होता था, पहले तो खूब बच्चे होते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है इसका रीजन ये बताऊंगा अगले और भी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। चलो और देखो बेटा, इसके बाद एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कुछ ऐसे करके इकट्ठा होती है सारी, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे एक जाल जैसा बना होता है जिसे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेटी टेस्टिस। ऐसे तो मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग रेटी टेस्टिस। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, ये भी एक कॉमन एक टेक्ट में खुलता है जिसे बोलते हैं बासा एफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं बच्चों? और इसके बाद ये खुलता है और उसमें जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एपिडिडर्मस। और इसके बाद फाइनली जो खुलता है, इसके बाद आता है ये बास डिफरेंस। और बेटा इसके बाद आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर से आता होता है यूरेथ्रा, और वहां पे जाके एक कॉमन डक्ट बन जाती है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? अगले जाके, और ये पेनिस में खुलता है जाके जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो हम अगली की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक का समझ गए आप लोग। तो ये इसे हम बोल सकते हैं बेटा पाथ ऑफ स्पर्म। ये रास्ता भी तो है कि स्पर्म कहाँ से होके गुजरता है। अच्छा ये तो आप समझ रहे हो ना, स्पर्म हम कहाँ बोल रहे हैं और सीमन कहाँ बोलेंगे। स्पर्म बोलते हैं पहले सेल को खाली, और सीमन का मतलब होता है 3 टाइप की ग्लैंड भी होती हैं, उनका बीच सीक्रेशन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सीमन। समझ गए? तो अभी तो मैंने खाली आपको बताया पाथ ऑफ स्पर्म का मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और फाइनली चौथा ये, और पांचवा ये हो गया पाथ ऑफ स्पर्म। समझ गए? तो ये कहानी तुम्हारी कहाँ की है? टेस्टिस की है, जहां पे बेसिकली कैसे करके आपको पता होना चाहिए मेसोस स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं, उनमें मेसोस होता है, और फाइनली क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और सर्टोली सेल जो होती हैं वो क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है किसके लिए? स्पर्म के लिए। ठीक है? और आपको ध्यान रखना है आउटर साइड में जो होती हैं वो होती है इंटरस्टिशियल सेल, जो क्या बनाती है? हार्मोन, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और इसको हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। अगले अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ ये भी पता होना चाहिए पाथ ऑफ स्पर्म, मतलब कि कहाँ से स्पर्म होके गुजरता है। तो वो कहाँ से गुजरता है? पहले क्या है? रेटी टेस्टिस, दूसरा बासा एफ्रेंसिया, तीसरा एपिडिडर्मस, चौथा बास डिफरेंस, और इसके बाद यूरेथ्रा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, और फाइनली आपको ये तो पता ही चल गया कि कहाँ होते हैं? स्क्लेरोटम में। क्यों होते हैं? जिससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहे और इससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए सही से। ठीक है? तो ठीक है, लिखो आप लोग जितना लिखना है। क्या हुआ? मैंने तो लिखो, टाइम दे रहा हूँ तो लिखो। सबसे ज्यादा जो पता है, जैसे लड़कियां अगर लड़कियों के लिए कोई करना चाहिए जो, तो मेरे हिसाब से अब करना चाहिए ये वाला, यही गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो जो देखते हैं। हाँ सबसे बढ़िया है, कमाई इतनी ज्यादा है ना इसमें, बहुत ज्यादा।
क्योंकि आजकल ये केस इतने आने वाले हैं प्रेजेंट टाइम फ्यूचर में कि विदाउट डॉक्टर के परामर्श के कोई फर्टाइल हो ही नहीं पाएगा। और आपको बताए अगर ऐसे एक जगह जाते हैं हम लोग और वो जितने रुपए कहते हैं हम लोग उतने देते हैं, खूब देते हैं निकाल के, क्योंकि हर किसी को चाह होती है बच्चे की। और आदमी डायलॉग ही मार देता है कि बच्चा ही नहीं तो क्या फायदा इस पैसे का। तो डॉक्टर कह रहा है अगर 1 लाख तो 1 लाख दे रहे हैं, मान लिया। और वो रुपए पता है देने में क्या लगता है, ऐसे खुशी हो रही है। भाई आप लोग किसी का बच्चा होता है उसे लगता है कि दंड पड़ा है हम पे, नहीं, उसे लगता है बच्चा हुआ है, खुशी हुई है। और एक मान लो किसी का हड्डी टूट गया वैसे तो वो अस्पताल जाएगा तो बेचारा मजबूरी जा रहा है ना, रोते हुए जाएगा, प्रॉब्लम्स होंगी इतनी सारी, कितना दुख होगा उसको, सही है। और किसी की जमीन बिक जाती है, और इस केस में जाता है तो खुशी होती है। जैसे कोई कहते हैं कि आप बाप बनने वाले तो आप सब ठीक है, तेरा कितना बने जाएगा भाई हद से आता है ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग खुशी से रुपए भी देते हैं और आपका थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं बेचारे जो चाहते हैं हम कैसे भी टाइप से फर्टाइल हो पाए। तो मुझे लगता है लड़कियों के लिए ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। तुम तो सेक्सुअलिस्ट बन जाना अरे वो तो नहीं है, वो आपने देखी नहीं है, वो गुप्त रोगी विशेषज्ञ ये बन जाना, तो 4 वर्षों में बन जाना। मैं लड़कों को नहीं कहूंगा सबसे अच्छा, मुझे जो सर्जन लगता है वो लगता है न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जन सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा कमाई भी न्यूरो सर्जन की है इन क्षेत्रों में देखा जाए तो। और न्यूरो सर्जन बहुत अच्छा, कमाई बहुत ज्यादा है इसमें भी, सही है। अरे पीलीभीत में तुम जे सतीश तो है। हाँ, और आप जाना वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना कि आपका पर्चा लगेगा तो आएगा नंबर 3 वो 2-3 मिनट। और लड़कियों का तो सही है, गाय और सही है। अरे सर लड़कियों को बेटा वो सीख जाती है, वो गाँव में करते हैं, करेंगे गाँव में चलाते हैं कौन? जैसे एक हाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो अस्पताल से सीख के गाँव में क्लिनिक खोल लिया हमने। वीडियो लेवल पर पूरा एड्रेस बताता हूँ। लिख लिया? आप लोग बेटा फोटो कर लिया साथ साथ में लिखते रहो, क्योंकि ये काम का घर पे भी करोगे तो क्या फायदा कोचिंग आने का। यहाँ का मतलब है यहीं निपटाओ उसको बस, और उसके बाद सीधे घर पे जाके याद करो, क्वेश्चन लगाओ, ये काम करो उसका, ठीक है। आप घर पे भी नोट्स बना रहे हो, यहाँ भी बना रहे हो, तो नोट्स बनाने के लिए पैदा थोड़ा होगा। और जल्दी को जब से पैदा हुए तो नोट्स ही बना रहे हो, कक्षा 1 से लेके अब यहाँ तक, कब तक बनाओगे भाई? और नोट्स का क्या करोगे? सब बेकार हो जाएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा मतलब होता है रफ कॉपी टाइप का बना लो, जहाँ मेन बात है वो लिखते रखो, और बकाया मेन है कि हमें समझ कितना आ रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप लोग नोट्स पे फोकस मत करो, फोकस करो कि मुझे कितना समझ आया, क्योंकि अगर आप नोट्स बना भी लोगे तो उसका क्या फायदा है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, सब बेकार जाएंगे और आपको देख के अफसोस आएगा कि यार मैंने कितना अच्छा लिखा था और किसी काम का नहीं है। आपको पता है बच्चे फाइल बनाते हैं कितने मेहनत से बनाते हैं, और जब आप स्कूल की हकीकत देख लोगे ना सर कचड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे कट्टों भरी होती है कि उनका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको सोचो अपनी फाइल बाद में ऐसी पड़ी मिले, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग उसको आप लोग अपनी लाइफ से नहीं कर पाए। बहुत रोना आएगा कि यार हमने इतने अच्छे नोट्स बनाए लेकिन हमारा लाइफ में चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप रफ कॉपी टाइप बनाओ, जो अच्छा लगे वो लिख लो। कहाँ जा रहे हो आप लोग? क्यों? अरे जल्दी बल्दी नहीं जाना, बैठो आराम। कहाँ से आती हो? चलो जाओ। मैंने सुन नहीं पाया कहाँ से, मैं वैसे कह रहा हूँ। अच्छा तुम तो यहीं से
तुम कहाँ खाती हो? तो बैठो, बैनर कॉलेज यहीं पे है। हाँ? यहीं पे आप 5 बजे छोड़ दीजिएगा। कब? 5 बजे आप छोड़ दीजिएगा आपके 5 पे छोड़ूंगा। सही है। अरे मेरी बात